Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 फरवरी 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कृष्णेश्वर टेम्पल को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। ये जो आपको 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी फसल है जो कि कम से कम पानी में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। ऑप्शन ए शुगर केन, ऑप्शन बी सनफ्लावर, ऑप्शन सी पर्ल मिलेट या फिर ऑप्शन डी रेड ग्राम। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों इजराइल ने यहाँ पर एक रोबोट को बनाया है और उस रोबोट के अंदर कुछ नई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हम लोग देख पाएंगे कि ये जो रोबोट है ये सूंघ कर बीमारियों का पता लगा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये नया सा कॉन्सेप्ट है क्या, देखो इसको हम लोग बोलते हैं बायो हाइब्रिड रोबोट। क्या होता है बायो हाइब्रिड रोबोट, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो पिछले 3 दिनों से लगातार ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इजराइल लॉन्चेस स्निफिंग रोबोट टू डिटेक्ट डिजीजेस, ऐसे यहाँ पर द हिंदू ने भी इसको पब्लिश किया था। इजराइल साइंटिस्ट डेवलप स्निफिंग रोबोट विद लोकस्ट एंटीना। अब आप कहोगे लोकस्ट एंटीना क्या है, जो टिड्डी होती है ना, उसका जो एंटीना होता है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसी वजह से इसको हम लोग बायो हाइब्रिड रोबोट के नाम से जान रहे हैं। तो क्या है ये नया सा कॉन्सेप्ट, समझते हैं डिटेल से। तो इजराइल के साइंटिस्ट ने बनाया है इस अनोखे से रोबोट को, जो टिड्डे होता है ना उसकी तरह सूंघने का ये काम करेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की देखो फील्ड में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ नया हम लोग को रेगुलर बेसिस पर पता चलता रहता है। हाल ही में यहाँ पर एक और फिर से कुछ यहाँ पे नया देखने को मिला। इजराइल के साइंटिस्ट ने हाल ही में एक खास किस्म का जो रोबोट है ना इसको यहाँ पर तैयार किया है। अब इसकी खासियत क्या है ना उसको समझते हैं। तो हमने इसको बोला कि ये सूंघने वाला रोबोट है, तो सूंघने वाला रोबोट इसको क्यों बोला जा रहा है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने हाल ही में ऐसी चीज़ बना दी है जिसको सुनकर तो हैरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सच है। ये रोबोट सूंघ सकेगा। इस रोबोट का जो साइज़ है ना बाकी दूसरे रोबोट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। इसमें सूंघने के लिए क्या लगाया गया है, जो टिड्डे होते हैं उनके एंटीने का यूज़ किया गया है। उनका जो एंटीना की तरह जो एक डिवाइस है ना वो लगाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये होते हैं टिड्डे, इसको हम लोग लोकस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इसके पास में 2 एंटीने हैं, इन्हीं एंटीने का यूज़ किया गया है। अच्छा ऐसा क्यों किया गया है इसको भी समझते हैं। तो ये जो रोबोट बनाया गया इस डिवाइस में ना एक बायोलॉजिकल सेंसर का यूज़ भी किया गया है। इस रोबोट को देखकर आपको लगेगा डिज़ाइन भी यहाँ पर ना कुछ हद तक जो टिड्डे होते हैं उनकी तरह डेवलप किया गया है। इजराइल के अंदर में जो तेल एविव शहर है, तेल एविव की यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ के साइंटिस्ट ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये बात तो चलो हमने समझ ली है क्या है ये, अब बताओ इसका मकसद क्या है यहाँ पर इसका एम। इजराइल की तेल एविव यूनिवर्सिटी ने स्पेशली जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया। और जब वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे ना तो बात करते करते उन्होंने ये बताया कि जो टिड्डियाँ होती हैं इनमें सूंघने का ज़बरदस्त सेंस होता है ना, सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है लोकस्ट के अंदर में। और हमने अपने बायो हाइब्रिड रोबोट में यानी कि जो रोबोट है ना इसी के अंदर में सूंघने के जो सेंस है उसका यूज़ किया गया है। तो इसी वाले सेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया। टिड्डे करते क्या है ना, अपने एंटीने से सूंघने का काम करते हैं। और ऐसे में यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, 4 पहिए वाला एक रोबोट डेवलप किया और उस पर टिड्डे का जो एंटीना है उसको 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा, जो आपस में क्या कर रहे हैं,
आसपास की कोई गंध होगी, कोई भी यहाँ पर खुशबू, जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उस चीज़ को यहाँ पर सूंघ कर ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो भेजने का काम करेगा इस रोबोट को। ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस रोबोट के पास में पहुँचेगा और उससे यहाँ पे क्या होगा, रोबोट के अंदर में जो मशीन लर्निंग लगाई गई है ना, वो उस मशीन लर्निंग के माध्यम से रोबोट उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकेगा, उस चीज़ को पहचान सकेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आज के समय पर एक नई तरीके से डेवलप की गई हैं। जब ये सारी बातें साइंटिस्ट ने बताई तो उसके साथ साथ एक बात और बताइए कि कुछ जानवर जो होता है ना, वो सूंघ कर बीमारी का पता लगा लेते हैं। और ऐसे में इस रोबोट की जो टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में जितनी भी दवाइयाँ होंगी या विस्फोटक होंगे या कोई फूड सेफ्टी को लेकर मामला है, उसमें हम लोग ढेर सारी चीज़ों को पता लगा सकेंगे इस रोबोट का यूज़ करके। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो समझ में आ चुकी है और समझ में आ चुका है कि बायो हाइब्रिड रोबोट क्या होता है। ठीक है ना, आगे आते हैं ना, फ्रंट पेज पर आते हैं। देखो फ्रंट पेज पर कुछ काम के आर्टिकल नहीं है, एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। कहोगे ये तो आर्टिकल अलग से लगा रखा है। हाँ, बिल्कुल अलग से लगा रखा है। देखो हुआ क्या कि जब मैं वेबसाइट पर आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो वो आर्टिकल्स, ये वाला आर्टिकल जो है मुझे वहाँ पे नज़र आया, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर में नज़र नहीं आया। लेकिन ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं। आपको पता है क्वालिटी में वैसे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ मैं, तो इस वजह से इस वाले आर्टिकल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया जा रहा है, बोला यह जा रहा है कि साल 2011 से लगभग 16 लाख लोगों ने अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है, उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़कर बाहर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। ये खुद यहाँ पे सरकारी डेटा ने बताया है। तो साल 2011 से ये नंबर 16 लाख लोगों का पहुँच चुका है। इस वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इवन एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर बताया गया है। आप देख पाओगे यहाँ पर पिक्चर के अंदर में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये राज्यसभा के अंदर यही बात बोल रहे हैं इस बजट सेशन के दौरान, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। तो इस बात को यहाँ पर इन्होंने रखा कल के दिन। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इसके ऊपर आने वाले समय पर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट भी हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या क्या बताया है इसको समझते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि साल 2018 में लगभग 1,34,561 यानी 1,34,561 लोग थे जिन्होंने भारत की नागरिकता को, सिटीजनशिप को छोड़कर बाहर की नागरिकता ले ली थी। फिर उसके बाद में ये जो नंबर है ये 2019 के अंदर और बढ़ गया। 2019 में ये नंबर 1,44,017 के आसपास पहुंच गया, यानी 1,44,017 इंडियंस थे ऐसे। देन उसके बाद में 2020 में ये नंबर थोड़ा कम हो गया, 85,256 का हो गया। और 2021 में ये नंबर 1,63,370 का हो गया। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ भी बताई जा रही है कि किस प्रकार से जो काफ़ी सारे इंडियंस हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा है और बाहर जाके किसी और देश की नागरिकता को लिया है। तो वो क्यों लिया है, उसके पीछे का रीज़न क्या, वो सब कुछ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अभी केवल और केवल मैं थोड़ा डेटा को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ कि डेटा में क्या क्या मेंशन किया गया है। ये 2021 तक तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2022 के अंदर में, जो हमारा पिछला साल निकला है अभी, तो उस दौरान लगभग 2,25,620 के आसपास लोग होंगे। मतलब एक अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, मतलब एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि इतने लमसम लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को छोड़ा होगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये बात जो है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ में इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है कि इतने लोग जो भी इंडिया से गए हैं बाहर, वो लगभग कोई एक दो देशों में नहीं गए, 135 देशों के अंदर लोग फैल चुके हैं। 135 कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो भी अभी जयशंकर साहब ने प्रोवाइड करवाई है, जिन जिन देशों की भारत के नागरिक ने जो वहाँ की सिटीजनशिप है वो ली है। ठीक है, तो उन देशों की लिस्ट भी अभी रिसेंटली प्रोवाइड करवाई गई है। तो ऐसी 135 कंट्रीज़ हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन क्या इस आर्टिकल को पढ़ने से काम हो जाएगा? देखो काम तो नहीं होगा, लेकिन आप इस पूरे आर्टिकल में से ये 3 लाइनें ऐड कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर में। एक फैक्ट आपके पास में, एक डेटा जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा कि सिटीजनशिप को छोड़ने का, जैसे आप अभी भारत के नागरिक हो, आप छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या कैसे कर सकते हो, ये प्रोसेस हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, चलो हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इस आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब थोड़ा सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे संविधान के अंदर में सिटीजनशिप को लेकर एग्जैक्टली क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो हमारे संविधान में जो अलग से 7 शेड्यूल के अंदर में लिस्ट दे रखा है, कौन कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है ना। अब इनका काम क्या है पता है ना, यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर
केवल और केवल हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारी सेंटर है, वो लॉज बनाएगी, वो कानून बनाएगी। और स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हमारी राज्य सरकार कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर काम कर सकती है, दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे लॉज को बना सकती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन जब बात आती है सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर में है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, तो हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट के अंदर में सिटीजनशिप को यहाँ पे रखा गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, वो बात यहाँ पर यह है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी जो ये टर्म है सिटीज़न, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीज़न। सिटीजनशिप के बारे में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट कुछ डिटेल्स ऐसी बताई गई हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरीज़ के पर्सनस हैं जो कि भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हमारे संविधान के पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को कोई ले सकता है। देखो, इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ने से पहले आपको समझना होगा कैसे ले सकते हैं, है ना। फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे छोड़ा जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पर इन सभी लोगों ने जो आर्टिकल में पढ़ा था ना, लोग छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कैसे छोड़ा वो मैं अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप के एक्विजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत की नागरिकता लेने के लिए जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। यहाँ पर 5 तरीके बताए गए हैं बाय आप कह सकते हो सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है। तो 5 तरीके में बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 तरीके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति ले सकता है। दूसरा, आपको पता होगा अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को भी लेकर आया गया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा, प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो इसके तहत भी यहाँ पर लोगों को नागरिकता देने के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन आपको पता होगा ऐसे लोग, ध्यान रखना कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, अगर ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन 3 देशों से इंडिया के अंदर एंटर करे हैं 2015 से पहले, तो इन सभी लोगों के लिए जो सिटीजनशिप है उसको अलाउ किया गया है। ये लोग यहाँ पे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे जो अमेंडमेंट है ये 2019 में किया गया था। ठीक है ना, तो इन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को लेकर ये बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। अगर ये कम्युनिटीज़ इन 3 देशों से आती हैं तो इनके लिए यहाँ पर ये सिटीजनशिप जो है वो अलाउ है, ये अगर इंडिया में एंटर हुए हैं 2015 से पहले। ठीक है ना, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात हो गई। आई होप आपको यहाँ पर जो एक क्लैरिटी है वो मिल चुकी है, सिटीजनशिप को कैसे लिया जा सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर में। मेन पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को कैसे छोड़ सकता है ना। अब छोड़ कैसे सकता है, उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लोग गए हैं, 16 लाख लोग गए हैं साल 2011 से अभी तक, तो ये लोग क्यों गए हैं, मतलब क्यों लोग यहाँ पे नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ जनरल पॉइंट्स बताए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे तो ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल जो इसको लेकर पब्लिश होंगे। लोग यहाँ पे आजकल अपना देश छोड़ रहे हैं ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, बहुत सारी और भी बेटर जॉब्स को वो अटेन कर सकें, है ना। तो साथ ही साथ में और जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम से निकलने के बाद में वो चाहते हैं कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग यहाँ पर एक बेटर जॉब और बेटर लिविंग कंडीशन के साथ में रहें, है ना। तो ये चीज़ें आज के समय पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं आज के समय पर दूसरे कंट्रीज़ का जो सिटीजनशिप है वो एक्वायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। दूसरा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया से जब ये लोग गए बाहर तो क्या तरीका था, कैसे इन्होंने अपनी नागरिकता को छोड़ा। अब डिस्कस करते हैं वेज टू रिनाउंस सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि भारत की नागरिकता को कैसे छोड़ा जा सकता है, इंडिया में सिटीजनशिप को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो पहला जो प्रोसेस है वो है वॉलंटरी रिनाउंसिएशन, यानी कि आप अगर खुद से चाहते हो तो कहोगे सरकार से कि आप अपनी सिटीजनशिप रख लो, हम जा रहे हैं दूसरे देश में। तो ये एक वॉलंटरी रिनाउंसिएशन, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है, वो खुद यहाँ पर चाह रहा है कि भैया यहाँ पे अब जो है ना मुझे दूसरे देश में जाना है, उसकी मर्ज़ी है, वैसे वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है तो वो अपनी सिटीजनशिप को त्याग सकता है, छोड़कर दूसरे देश की सिटीजनशिप को ले सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जब वो व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ देगा तो अगर उसका मान लो कोई बच्चा है जो कि 18 साल से कम उम्र का, यानी कि माइनर चाइल्ड है, उसकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी, उसकी भी जो नागरिकता है इंडिया की वो चली जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक प्रोविज़न ये भी है कि जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप को वापस से रिज्यूम करवा सकता है, वापस से स्टार्ट करवा सकता है। ये प्रोविज़न भी ऐड कर रखा है। लेकिन 18 साल से कम है और उसके पेरेंट सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं तो उस बच्चे की भी सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देन ये था हमारा वॉलंटरी रिनाउंसिएशन। दूसरा होता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब यहाँ पर
किसी की नागरिकता को ख़त्म कर देना। अब कैसे ख़त्म की जा सकती है, आओ इसको समझते हैं। हमारे संविधान के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक प्रोविज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सिंगल सिटीजनशिप का। यानी हमारा देश ना केवल और केवल एक नागरिकता को अलाउ करता है। ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, कि मतलब आप उस देश के साथ साथ दूसरे देश की नागरिकता भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। हमारा संविधान केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप को लागू करता है। यानी अगर मान लो एक व्यक्ति है, वो इंडिया का नागरिक है, ठीक है, अगर वो इंडिया का नागरिकता को अपने पास में रखता है और जाकर दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हमारे देश वाली सिटीजनशिप है ना, वो कैंसिल कर दी जाएगी, वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, वो ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो इंडियन पर्सन जितने भी हैं वो केवल और केवल एक बार में एक ही सिटीजनशिप को ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इंडिया के अंदर ये सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ कर रखा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जिसने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, और जैसे ही वो सिटीजनशिप लेगा दूसरे देश की, उसकी नागरिकता एंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये प्रोविज़न एक सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होता है। कब अप्लाई नहीं होता है? जब मान लो कभी इंडिया किसी युद्ध के साथ में बिजी है, मान लो चाइना के साथ में कोई वॉर हो गया है ना, तो चाइना के साथ में वॉर में हम लोग बिजी हैं, इंडिया बिजी है, उस दौरान यहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो ये वाला प्रोविज़न उस समय पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कन्फ्यूज़ क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है। अब ये तो तरीके हो गए दो जिसके माध्यम से सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है। फिर एक और तरीका है डेप्रिवेशन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हो सकता है, सरकार भी जो है किसी की नागरिकता को कैंसिल कर सकती है, लेकिन उसके पीछे के रीज़न होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे मान लो एक व्यक्ति हमारे संविधान को डिसरिस्पेक्ट करे, है ना, संविधान की अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो उसकी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। या फिर कोई व्यक्ति है जिसने नागरिकता को फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, यानी कि कोई फ्रॉड करके यहाँ पे उसने नागरिकता ले ली है, तो उसकी नागरिकता को भी छीना जा सकता है। या फिर यहाँ पर कोई हमारा एक व्यक्ति है, इंडिया का कोई सिटीज़न है, और वो अनलॉफुली, यानी कि आप कह सकते हो कि अवैध तरीके से किसी दूसरे हमारे दुश्मन वाले कंट्री के साथ में, जिसके साथ में वॉर चल रहा है, उस कंट्री के साथ में यहाँ पे मान लो व्यापार कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। देन उसके बाद में मान लो एक और कंडीशन है, एक व्यक्ति है जो बाहर 7 साल से लगातार रह रहा है, उसकी सिटीजनशिप भी ली जा सकती है। ठीक है ना। तो ये कुछ सरकार की साइड से यहाँ पर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, सरकार के हाथ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। या फिर कोई व्यक्ति है जो कि बाहर विदेश में, उसको 2 साल की सज़ा हो चुकी है किसी केस में, किसी पर्टिकुलर क्राइम में, तो उसको भी यहाँ पर उसकी भी सिटीजनशिप जो है वो ली जा सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको रिनाउंस किया जा सकता है, और ये पूरा ओवरऑल पर्टिकुलर आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें नहीं थी, इस वजह से इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अलग से आपको दिया गया है। अब एक और पॉइंट आता है कि सर जो यहाँ पर बताया गया है कि इतने सारे देशों में लोग गए हैं भारत के, उसमें से टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी, मतलब मेजोरिटी कंट्रीज़ कौन कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने नागरिकता ली है। आओ मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूँ। इस वाले पिक्चर को देखना आपको, इस वाले पिक्चर में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। नीचे आपको यूएसए, इधर कनाडा, इधर ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली, न्यूजीलैंड और जर्मनी देखने को मिलेगा। ये जो कंट्रीज़ है ना, यही वो देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो नागरिकता है पिछले कुछ समय पर वो ली है। कैसे, आओ देखो। यहाँ पर जो ये डार्क ब्लू कलर का है ना बार, ये 2019 को रिप्रेजेंट करता है। इससे थोड़ा सा लाइट जो है वो 2020 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का है वो 2021 को रिप्रेजेंट करता है। 2022 का भी डेटा नहीं दिया है। ठीक है ना। तो ये 3 साल का जब आप डेटा देखोगे तो इसमें क्या पता चलता है कि सर 2019 में सबसे ज़्यादा लोगों ने जो नागरिकता ली है किसी देश की, वो है अमेरिका। ठीक है। 2020 में नागरिकता कम हो गई थी, क्योंकि पता है कोविड वगैरह आ गया था, तो कोई यहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह नहीं हो रही थी। लेकिन 2021 में आप देख पाओगे ये नंबर और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 2021 में सबसे ज़्यादा लोगों ने यूएसए की जो सिटीजनशिप है वो ली है। यूएसए के बाद में सेकंड नंबर पर आता है कनाडा, देन आता है ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन इटली, देन न्यूजीलैंड, देन जर्मनी, देन उसके बाद अलग से और काफ़ी सारी कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। चलो आगे आते हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। लगभग 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर में, स्टार्टिंग में आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उनके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। पता चलता रहता है कौन कौन यहाँ पर हमेशा कॉमेंट में एक्टिवेट रहता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से लिंक कर पाओगे। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रटने वाली नहीं है, बस खाली कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। क्या है समझते हैं।
हुआ क्या है, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है D2, ये जो है आज श्रीहरिकोटा से उड़ जाएगा अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो 3 सैटेलाइट्स को ये अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। वो 3 सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं? इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, यूएस का यहाँ पर एक सैटेलाइट देखने को मिलेगा एंथेरेसिस जेनस 1, देन चेन्नई बेस्ड स्पेस किड आपको एक सैटेलाइट देखने को मिलेगा आज़ादी सेट 2। तो ये यहाँ पर 3 सैटेलाइट्स हैं जिसको लॉन्च करेगा ये हमारा रॉकेट जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। तो ये D2 यहाँ पे लॉन्च करने वाला है लगभग अभी कुछ ही देर में, लगभग 9-10 बजे तक यहाँ पर ही जो है इंडिया से निकल जाएगा और इंडिया से जाने के बाद में अंतरिक्ष में जो है इन तीनों सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे 450 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करने वाला है। बस खाली इतनी सी बात ध्यान रखना, ये 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा एक बात आप पढ़ सकते हो कि जो ये SSLV है आखिरकार क्या है। देखो, ये एक व्हीकल है, रॉकेट है जिसके माध्यम से सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है। जैसे आपने PSLV के बारे में पढ़ा होगा, है ना, ऐसे ही आपने यहाँ पर GSLV के बारे में पढ़ा होगा, ऐसी SSLV के बारे में पढ़ा है। ये क्या चीज़ है आओ मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा सा पिक्चर है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे के सारे रॉकेट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे लॉन्च व्हीकल हैं। तो ये कितने लॉन्च व्हीकल हैं हमारे इसरो के पास में, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल है वो है SLV, इसका मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला रॉकेट है जिसको हमारे इसरो ने डेवलप किया था, इसको हम लोग SLV के नाम से जानते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट जो है वो बनाया गया था। अब SLV के बाद में हम लोगों ने क्या बनाया, ASLV की फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना, तो SLV और ASLV दोनों का काम क्या है, छोटी छोटी सैटेलाइट्स को, स्मॉल सैटेलाइट्स को जिनका वजन लगभग 150 किलोग्राम के आसपास हो, उनको लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर चले जाना, ये इनका काम होता है। तो ASLV ने लगभग आप कह सकते हो 1990s तक ऑपरेट किया, 1990s तक काम किया। फिर उसके बाद में PSLV आ गया, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, पहले हमारे पास में SLV था, देन ASLV आया, देन उसके बाद में हम लोगों ने PSLV को बनाया। अब ये वाला जो रॉकेट है PSLV, इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि जो हमारे पोलर्स हैं ना, यानी कि ये अर्थ हुआ, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, जब पोल पर सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो हम लोग PSLV का ही यूज़ करते हैं। तो PSLV यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जो पहला लॉन्च हुआ था वो 1994 में हुआ था। ये इसरो का अभी भी आज के समय में भी एक मेन रॉकेट है। जो ये PSLV है ना, इसके अंदर ढेर सारे हमने इम्प्रूवमेंट करे, ढेर सारे चेंजेस करे और इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया आज के समय पे। ये इंडिया का आप कह सकते हो पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर कुछ लिक्विड स्टेजेस को भी ऐड कर रखा है। और मैं बता दूं, इसरो अभी भी PSLV के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। बहुत सारे हमने जो फ्लाइट्स हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट करी हैं PSLV के माध्यम से। इवन चंद्रयान 1 2008 में PSLV की वजह से किया गया था। मिशन जो मार्स मिशन था, है ना, मार्स के ऊपर जो हमने मिशन किया था 2013 के अंदर में, वो भी यहाँ पर PSLV की वजह से ही किया था। तो PSLV का रोल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। बाद में क्या हुआ कि PSLV के बाद इसरो ने एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं GSLV। अब आ गया PSLV से भी बढ़कर एक और बहुत बड़ा रॉकेट जिसको GSLV के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो पोलर्स पर लॉन्च करता था, है ना, सैटेलाइट को। इसका काम यहाँ पर जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वहाँ पे लॉन्च करने का काम है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जो GSLV है ना, ये हमारे PSLV से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट अभी तक बोला जाता है। मतलब भारी से भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। पता है कितनी भारी सैटेलाइट? लगभग 10,000 किलोग्राम की अगर कोई सैटेलाइट है उसको भी ये लो ऑर्बिट तक बहुत आराम से पहुँचा देगा। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो PSLV है, GSLV आ गया। अब उसके बाद में हम लोगों ने बनाया, हमारे इसरो ने बनाया SSLV, दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप कहोगे जब इतने सारे लॉन्च व्हीकल थे तो SSLV को बनाने की क्या ज़रूरत थी? अभी मैंने आपको बताया जो PSLV GSLV है ना, ये सारे हमले किस लिए बनाए गए हैं? ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि बड़े बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके, और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चा ही बहुत लगता है। तो इनकी बजाय अब कोई हमें मान लो 2-3 सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उसके लिए भी PSLV GSLV चलाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा होगा कि हमारे पास में एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। तो आप कहोगे SLV हमारे पास है ऑलरेडी, तो वो बहुत ही छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है 100-150 किलोग्राम के। लेकिन मान लो यहाँ पर आजकल जो नॉर्मल सैटेलाइट्स हो रही हैं उनका लगभग 550 किलोग्राम, 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स जो है वो बन रही हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी हमारे पास में एक व्हीकल होना चाहिए। तो वो
हमने एक व्हीकल तैयार किया, इसरो ने तैयार किया, जिसका नाम था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टारगेट ये है एकदम कॉस्ट इफेक्टिव, यानी सस्ते दाम में और अच्छी खासी वजन की जो सैटेलाइट है इसको हम लोग ऑर्बिट तक पहुंचा दें, अंतरिक्ष तक पहुंचा दें। तो फिर बाद में यहाँ पर SSLV को डेवलप किया। देन उसके बाद में अभी धीरे धीरे हम लोगों ने रीयूजेबल जो रॉकेट्स हैं उनको भी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना, जो ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो वापस आते नहीं है, वहीं पर ये कचरा बन जाते हैं, जिसको हम अंतरिक्ष का कचरा या स्पेस डेब्रिस के नाम से जानते हैं, है ना। अब क्या होता है कि हम लोग रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि ऐसा रॉकेट जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, वापस से नीचे आएगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो करने के बाद में उसको हम वापस से रेडी कर सकते हैं, दोबारा से उससे सैटेलाइट लॉन्च करने का हम जुगाड़ है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रॉकेट्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। इवन इसरो ने यहाँ पर एक रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप कर लिया है, जिसका नाम है RLVTD, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था हमने 2016 में। तो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो, इससे बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी भी बचेगी और वो काम किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है ये सारे के सारे व्हीकल्स के बारे में। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कुछ अलग अलग छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसको मैंने थोड़े से अलग अलग सोर्सेज से भी उठाया है। ठीक है ना, कुछ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स भी लिए हैं, क्योंकि आर्टिकल्स हमारे कम आते हैं, रेलिवेंट थोड़े से कम रहते हैं। बहुत सारी जो पहले हम फालतू की चीज़ें कवर कर लिया करते थे, उसकी जगह मैंने सोचा 2-4 आर्टिकल अलग अलग सोर्सेज से उठा लिया जाए, उसको भी कवर कर लिया जाए। लेकिन आज हम लोग पहले तो एक आर्टिकल का रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या है, देखो आज के द हिंदू में एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एक प्रीमियम आर्टिकल है ये। तो यहाँ पे क्या था, व्हाट आर लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स। आपको पता होगा आज से कुछ दिन पहले या फिर जब बजट आया था उसके शायद एक आध दिन बाद ही मैंने आपको लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स के बारे में पढ़ाया था कि ऐसे हीरे जिसको लैब के अंदर बनाया जाता है। एक तो होता है नॉर्मल हीरे, है ना, जो कि हमें प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं। मिलते कैसे हैं कि हमने उसको निकाला, खुदाई करने के बाद में, खनन करने के बाद में मिलते हैं, उसकी कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद में उसको हम हीरा बनाते हैं, है ना, मतलब नेचुरली मिलता है। लेकिन एक होता है हीरा जिसको हम जड़ से लैब में बैठकर बना रहे होते हैं, उसको बोला जाता है लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स। तो ये लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दी गई है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार क्या होते हैं ये डायमंड्स और कैसे काम करते हैं, इनका यूज़ क्या है, हम लोग सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड्स की जब बात की जाती है ना, तो इसको लेकर क्यों आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि हमारे आजकल खासकर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो साल 2023-24 का बजट है, यानी अब की बार का जो नया बजट है, इसके अंदर एक अलग से एक स्पेशल जोर दिया गया है, फोकस किया गया है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है नया नया है और मुझे लगता है कि इसको लेकर क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो एक नया नया कॉन्सेप्ट जो है वो चर्चा में, इससे पहले यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट चर्चा में नहीं थे। तो जो भी साइंटिस्ट हैं अभी के समय पर, कुछ साइंटिस्ट ना न्यूयॉर्क के अंदर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एक क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली बार ये लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड को बनाया था। तो सबसे पहली बार लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड को बनाया गया था कब, 1954 में न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट के थ्रू यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड डेटा, फैक्चुअल डेटा ध्यान में रख सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखो, ये जो डायमंड्स होते हैं ना, इनको हम लैबोरेटरीज़ के अंदर, लैब के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, जबकि नेचुरल डायमंड होता है वो अलग होता है। लेकिन जब आप दोनों को देखोगे ना, दोनों सिमिलर लगते हैं, दोनों में यहाँ पर कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता। एक डायमंड यहाँ रख दो, एक डायमंड ये रख दो, दोनों में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहो नहीं कर पाओगे, सेम होते हैं, क्योंकि दोनों की जो फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होता है। होते दोनों डायमंड है, बस खाली इनको बनाने का अलग अलग तरीका, एक नेचुरली बन रहा है, दूसरा यहाँ पे लैब में बनाया जा रहा है। अब जो नेचुरली डायमंड्स बनते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है एकदम से बन जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर जो डायमंड्स मिलते हैं हम लोग को, उसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डायमंड की फॉर्म में क्रिएट होने में। कैसे, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो कार्बन डिपॉजिट है, वो कार्बन डिपॉजिट यहाँ पर रहेगा, कार्बन डिपॉजिट यहाँ पर दफना रहेगा अर्थ के अंदर में, उसको हम लोग निकालेंगे, है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि फिर उसकी ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाएगी, कटिंग की जाएगी, पॉलिशिंग की जाएगी, उसके बाद जो है हम लोग को वो डायमंड जो है वो मिलता है ना। तो डायमंड को बनाने के बेसिकली जो लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स होते हैं उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। जो लैब में बनाया जाता है डायमंड, दो तरीक़ों से बनाया जाता है। एक तो होता है HPHT यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, और दूसरा मेथड होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, समझते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला ये जाता है, जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, उसका हम लोग यूज़ करते हैं इन डायमंड्स को बनाने के लिए इन दोनों प्रोसेसेस में। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पहले जो हमारा HPHT वाला मेथड होता है, इसमें क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ
ये रहा हमारा HPHT मेथड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। देखो इसमें क्या होता है, हमें एक डायमंड का सीड चाहिए होता है। जैसे पौधा लगाना होगा ना, तो पौधा लगाने के लिए आपको एक बीज चाहिए होगा मेन, वैसे हमें एक डायमंड को लगाने के लिए उसका एक बीज, एक सीड चाहिए होगा। और वो जो सीड होगा ना, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उस सीड के साथ एक प्योर ग्रेफाइट कार्बन का यूज़ करेंगे। अब इन दोनों का यूज़ करते हैं, इन दोनों को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर उसके बाद जाके हम लोग को एक डायमंड मिलता है। कैसे, मैं आपको एक सीड दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर इस पूरे पिक्चर में। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये देख सकते हो, एक नया पिक्चर लेकर आया हूँ यहाँ पर। मान लो यहाँ पर ये जो सीड है, एक छोटा सा बीज मिल जाए, ये भी डायमंड का ही सीड होगा। एक मान लो हमारे पास में ओरिजिनल डायमंड है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा बीज ले लिया, है ना। अब उस बीज पर हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे, ग्रेफाइट से काम किया जाएगा। तो HPHT मेथड में ग्रेफाइट के साथ में इस सीड को यहाँ पर काफ़ी बड़े टेम्परेचर पर, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाएगा, हाई टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डायमंड बनेगा। और ऐसे ही हमारा CVD मेथड में भी होता है ना। दूसरा मेथड हमारा CVD है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, अगेन जो बीज है, जो सीड होगा ना, इसको लिया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा लगभग 800 डिग्री, मैं सोचा 8000 बोल दिया। तो अगेन यहाँ पर जो सीड है ना, इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर, 800 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पर हीट करने वाले हैं। एक चैम्बर होगा, उसके अंदर इसको रखा जाएगा और उसमें कार्बन वाली जो गैसेस हैं, जैसे मीथेन वगैरह होता है, वो गैसेस भर दी जाएंगी और उसको गर्म किया जाएगा। तो वो जो गैस है वो इसके ऊपर चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी और वो चिपकते चिपकते इसको एक डायमंड की फॉर्म देगी, एक डायमंड बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो लैब के अंदर इस प्रकार से दो तरीक़ों से जो डायमंड्स है वो बनाए जाते हैं। आप प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट है। आगे का आते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, दोनों मेथड समझ में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गई। अब बात यह है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। देखो डायमंड का जो मेजर यूज़ है ना, वो खासकर इसके हार्डनेस की वजह से इसका मेजर यूज़ होता है कटर्स की तरह। यानी कि आपने देखा होगा कई बार शॉप पर या कहीं पर, जैसे शीशा वगैरह काटे जाते हैं तो उनके पास में कटर होता है ना, जो बहुत आराम से चीज़ों को काट देता है, वो डायमंड का यूज़ कर रहे होते हैं। डायमंड काफ़ी हार्ड होता है, बहुत शार्प होता है, तो इसको हम लोग एज अ कटर की तरह यूज़ करते हैं, ऐसा कह सकते हो। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंस में आप देखो, लेबोरेटरी वाला जो डायमंड है थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नेचुरल डायमंड को बना रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को वो क्रिएट करता है। जबकि लैब में जब डायमंड को बना रहे होते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत कम एनर्जी लगती है और बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। जबकि अगर नेचुरली डायमंड को बनाना हो तो उसको निकालना पड़ेगा खनन करके और बाकी सारा काम करना होगा, तो उसमें इस लैब वाले डायमंड से कहीं ना कहीं 10 गुना ज़्यादा एनर्जी लग जाती है नेचुरल वाले प्रोसेस में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लैबोरेटरी वाले प्रोसेस को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब इंडिया के अंदर में जो डायमंड इंडस्ट्री है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, ये एक अलग से डेटा है, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है डायमंड का। यानी जितने भी हीरे यहाँ पे दुनिया भर में लोगों के पास में हैं, ज़्यादातर लोगों के पास में जो हीरे होंगे ना, वो भारत से उनकी कटिंग या पॉलिशिंग हुई होगी, क्योंकि 90% काम भारत से किया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो दुनिया भर में जितने भी डायमंड की पॉलिशिंग होती है 90% पॉलिशिंग इंडिया में होती है। और इंडिया में स्पेशली कहाँ पर, गुजरात के सूरत में। ये एक ग्लोबल हब है डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का, ध्यान रखना इस बात को। तो इसकी कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। बाकी डायमंड का मार्केट सबसे बड़ा कहाँ पर है, वो US में है। अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है कट और पॉलिश डायमंड्स का, और चाइना यहाँ पर दूसरा मार्केट है। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया डायमंड के एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। लगभग 19% के आसपास कंट्रीब्यूशन हम लोग दुनिया भर में देते हैं एक्सपोर्ट के मामले में। तो दुनिया भर में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है हीरो का 19% इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट किस सेंस में करता है, आपको पता होगा, काफ़ी सारे हीरे क्या होता है ना, जो कच्चे हीरे होते हैं, कच्चा रॉ फॉर्म होता है, वो सब निकाला जाता है। निकालने के बाद वो इंडिया पहुँचता है, इंडिया में पॉलिश कटिंग की जाती है, देन उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस सेंस में यहाँ पर 19% जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इवन आप देख पाओगे, अगर हम लोग जो जेवर हैं, जवाहरात हैं, इनकी बात करें तो इसमें इंडिया कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। नवंबर 2022 का डेटा, यानी पिछले साल का डेटा है, लगभग आज से 2 महीने पहले की बात है ना। तो इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है जेम्स और ज्वेलरीज का, वो लगभग 2.43 बिलियन US डॉलर्स का पहुंच गया था। और इसको आप 2021 के नवंबर के महीने से कंपेयर करोगे तो लगभग 2.05% का इंक्रीमेंट हुआ है, इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बाकी सरकार ढेर सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुकी है लैब ग्रोन डायमंड्स को ग्रो करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। जैसे कौन कौन से इनिशिएटिव, अभी 2023 के बजट में सरकार ने प्रॉमिस किया है कि जो सीड होता है, यानी कि जो मेन बीज होगा जिससे हम डायमंड बनाएंगे, इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं ना, वो यहाँ पे हम लोग कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
ठीक है ना। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पहले 5% की ड्यूटी लगती थी इसको इंपोर्ट करने में, अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और अब यहाँ पर आराम से इंपोर्ट किया जाएगा और इसकी मदद से हम लोग डायमंड्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया है कि लगभग मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे IITs हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ ग्रांट, कुछ यहाँ पे सरकार जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, ताकि जो ये लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स हैं इसको लेकर थोड़ा और रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए, इस पर्टिकुलर मामले में हम और ज़्यादा बेहतर हो सकें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये भी एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन रेलिवेंट था, एक छोटा सा रिविजन आपका यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये बात करता है पेरिस क्लब के बारे में। देखो ये जो आर्टिकल है हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है लेकिन थोड़ा सा रेलिवेंट है, तो आपको इसके बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। पेरिस क्लब क्या है, क्योंकि अभी 2 दिन से लगातार ये चर्चा में बना हुआ है ना। यहाँ पे श्रीलंका का इशू क्या है, कैसे काम करता है, इंडिया का पेरिस क्लब में क्या रोल है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो पेरिस क्लब है ना, ये एक कह सकते हो एक इनफॉर्मल ग्रुप है हमारे क्रेडिटर नेशन का। देखो कुछ कंट्रीज़ होती हैं ना जो कि यहाँ पे उधार देने का काम करती हैं और कुछ कंट्रीज़ उधार लेने का काम करती हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब इन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। तो इनको सपोर्ट चाहिए, तो इनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग देश खड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो देश पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर नेशंस हैं, उन्हीं का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, उसी को हम लोग पेरिस क्लब बोलते हैं। और ये जो क्लब है इसमें जो इतनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं, इनका काम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना किसी भी कंट्री को जो कि कहीं ना कहीं उधारी में डूब चुका है। फॉर एग्जांपल अभी के समय पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है पेरिस क्लब के माध्यम से, इस वजह से पेरिस क्लब चर्चा में है। तो श्रीलंका को यहाँ पर अश्योरेंस चाहिए पेरिस क्लब की साइड से और दूसरे क्रेडिटर्स की साइड से, ठीक है ना, ताकि क्योंकि अगर ये सपोर्ट कर देंगी कंट्रीज़, पेरिस क्लब वाली कंट्रीज़ श्रीलंका को सपोर्ट कर देंगी, तो श्रीलंका आराम से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन को उठा सकता है, यानी कि पैसा ले सकता है इनसे। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बिल्कुल अगर ये कंट्री सपोर्ट करती हैं तो श्रीलंका को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.9 बिलियन US$ का एक पैकेज मिल सकता है, एक बेल आउट पैकेज मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट मिल जाएगा जिससे यहाँ पर जो श्रीलंका है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से थोड़ा सा निकल सकेगा। तो समझेंगे पेरिस क्लब क्या है, कैसे काम करता है, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में आपसे सवाल बन सकता है। पेरिस क्लब बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ज़्यादातर वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज़ हैं, है ना। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो कि पैसा देने का काम करती हैं। अब ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो ये स्टार्ट होता है 1956 में। एक मीटिंग चलती है जहाँ पे जो अर्जेंटीना है वो अग्री करता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे पब्लिक क्रेडिटर से मिलेंगे पेरिस के अंदर में, तब जाके यहाँ पर आप कह सकते हो पेरिस में मीटिंग हुई थी, उसके चक्कर में इसको पेरिस क्लब के नाम से जानते भी हैं। अब यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर जो ऑफिशियल क्रेडिटर होंगे, है ना, यानी कि कुछ ऐसी कंट्री जो कि पैसा देने का काम करती हैं, तो वो सब इकट्ठी होंगी और इकट्ठी होने के बाद में मान लो कोई ऐसा देश है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो ये जो क्रेडिटर कंट्री है वो आपस में मीटिंग करती हैं ताकि जो देश संकट में उसकी मदद कर सकें, है ना, उसके अंदर में जो पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं उसको सॉल्व कर सकें, उसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवा सकें। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर किसका, पेरिस क्लब का, ठीक है। अब पेरिस क्लब के आज के समय पर मेंबर्स कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, दोनों अलग अलग देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है एक ऑस्ट्रिया है। देन बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नेदरलैंड, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, उसके बाद UK एंड US। ये सारे देश हैं जो कि आज के समय पर पेरिस क्लब के मेंबर्स हैं। आपसे सवाल कैसे बनेगा, तो सबको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन बनेगा, इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया पेरिस क्लब का मेंबर नहीं है। तो जितने भी ये 22 मेंबर्स आपको मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे जो 22 मेंबर्स हैं, इनका ग्रुप एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट यानी पेरिस क्लब की एक अपने आप में वेबसाइट है, जाकर उनके बारे में सर्च कर सकते हो। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो पेरिस क्लब लगभग 478 अग्रीमेंट्स कर चुका है 102 ऐसे देशों के साथ में जो कि कहीं ना कहीं संकट में है, जिनके पास में कोई पैसा नहीं है, यानी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो लगभग ऐसे 102 देश हैं जिनके साथ में पेरिस क्लब ने लगभग 478 अग्रीमेंट्स किए हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। बोला ही जा रहा है जब से ग्रुप बना है, 1956 से ग्रुप बना हुआ है, तब से लगभग इसने $614 बिलियन का जो यहाँ पे आप कह सकते हो सपोर्ट है या लोन है वो यहाँ पे अलग अलग देशों को प्रोवाइड करवा दिया है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स होता है। डेवलपमेंट्स ये होता है कि पेरिस की जो कंट्रीज़ है ना, ये जो ग्रुप के अंदर 22 देश हैं, इनसे बेहतर काम कुछ और देश कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है चाइना, इंडिया, जापान। ये 3 देश ऐसे निकल कर आ चुके हैं जो कि पेरिस ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनका क्या काम है मेजरली, ये लोग भी अलग अलग देशों को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के केस में बात करें तो श्रीलंका के केस में इंडिया, चाइना, जापान तीनों ने मिलकर मदद की है, ठीक है ना। और श्रीलंका का मतलब ज़्यादातर जो मतलब श्रीलंका को सपोर्ट मिला है चाइना की साइड से, इंडिया की साइड से, इंडिया की साइड से भी एक मेजर सपोर्ट मिला है, फिर जापान की साइड से भी एक मेजर सपोर्ट मिला है, आप ऐसा कह सकते हो। और अभी ना चाइना की वजह से आप कह सकते हो काफ़ी हद तक श्रीलंका डूबा भी है, क्योंकि बहुत सारा उधार ऐसा है अभी श्रीलंका के ऊपर जो कि चाइना को चुकाना है। इतना उधार है कि इनको उधार चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ सकता है। ऐसे हालात यहाँ पर श्रीलंका में नज़र आते हैं। बाकी इंडिया ने कैसी पोजीशन मेंटेन कर रखी है श्रीलंका के साथ में, आओ थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल श्रीलंका के आगे पीछे ये पूरी कहानी घूम रही है। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना खुद का एक बायलैटरल नेगोशिएशन, हमने बातचीत लॉन्च की थी श्रीलंका के साथ में जनवरी 2023 में। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने श्रीलंका के मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन किया था, याद होगा, है ना। और वहाँ पे अनाउंसमेंट खुद किया था इन्होंने, यहाँ पर ये मेंशन किया था कि हम लोग श्रीलंका की हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और श्रीलंका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उठाए, ऐसा हम भी चाहते हैं और हम सपोर्ट करेंगे इस मामले में। और हमने रिटर्न में यहाँ पर सपोर्ट किया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक एश्योरेंस दिया कि बिल्कुल आप श्रीलंका को पैसा प्रोवाइड करवाओ, आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में वो एक ऐसी बॉडी है जो कि जो देश संकट में खासकर इकोनॉमी के मामले में उसको सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे एक एश्योरेंस चाहिए होगा। तो इंडिया ने अपना एश्योरेंस प्रोवाइड करवा दिया था, क्योंकि इंडिया का मानना यहाँ पर यह है कि श्रीलंका हमारे लिए नेबर कंट्री पहले, हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा जो पड़ोसी है वो पहले कहलाएगा, ठीक है ना। हम उसको इस प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकते, ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब ऐसे सवाल कई बार बन जाते हैं। आप देखो यूपीएससी ने साल 2022 में एक सवाल पूछ लिया था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये कौन से ग्रुप के प्रोविजन से लिंक होता है। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर इस प्रकार से पैसा प्रोवाइड करवा के देशों को सपोर्ट करता है, तो उस चक्कर में यहाँ पे चर्चा में था, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेरिस क्लब को लेकर बन सकता है। मेंबर्स को लेकर मैं आपको बता दूं कई सारे क्वेश्चन बने हुए, आपको बताओ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेकर पूछ लिया गया था, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स ज़रूर से ध्यान रखना। इतना ध्यान रखना कि इंडिया तो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। 22 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। हमारे पास में 3 रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं, बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, उसके बेसिस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तब आप आराम से इस क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम दैम। यानी कि खासकर जो हमारा भारत के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसमें क्या क्या सबसे बड़ी चुनौतियां देखने को मिलती हैं और हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या क्या उपाय हम लोग लेकर चल सकते हैं जिससे हम इन चुनौतियों को टैकल कर सकें, इनसे निपट सकें, ठीक है ना। हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो पर्टिकुलर चैनल मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप भी जाकर जुड़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। अब आंसर लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना, तो एक छोटा सा काम करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना है। आप 2-2 आंसर्स को 15 मिनट में रिव्यू कर सकते हो। इससे बहुत फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल पाएंगे जो कि आप अपने नोट्स में लिख पाओगे। सामने वाले के अगर आंसर में कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है ना। तो इस पर्टिकुलर तरीके से वो जो ग्रुप है वो चल रहा है। और डिस्कस करते हैं अपने एडिटोरियल्स को। तो जो एडिटोरियल्स हैं, मतलब सारे बड़े बड़े वाले एडिटोरियल्स आज हमारे काम के हैं, ये इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप को लेकर है। देन उसके बाद में यहाँ पर एक पर्टिकुलर एडिटोरियल यह है जो कि बात करता है एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, है ना। किस चीज़ के बारे में, बजट के बारे में। हालांकि इन्होंने बजट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है कि बजट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उसके बारे में उन्होंने समझाया है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एडिटोरियल हमारा इंडियन एक्सप्रेस का भी है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको मैंने ऐड कर रखा है। ये एडिटोरियल किसने लिखा है, हमारे जो नीति आयोग के CEO हैं परम अय्यर साहब, इन्होंने लिखा है। बजट 2023-24 को लेकर इन्होंने भी आर्टिकल लिखा है। इन्होंने मेंशन किया है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं तो इससे डेफिनेटली और बहुत सारे इंप्रूवमेंट नज़र आएंगे, है ना, बहुत सारे और बदलाव नज़र आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने समझाई हैं। एक एक करके सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स का डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे,
ठीक है ना दोस्तों, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, यहाँ पे आपको सारे रेलिवेंट पॉइंट्स मिलेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका एग्जैक्टली। देखो हुआ यहाँ पर यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए उसकी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो टर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है, अब ये वर्ड अपने आप में कोई छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में कुछ फिजिकल एसेट आ सकते हैं, जैसे आपका रोड, कुछ बंदरगाह, पोर्ट हो गए, पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ये सब फिजिकल एसेट हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादातर हम लोग फिजिकल एसेट की बात करते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ज़्यादा डेवलप हुई है। हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ग्रो किए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय पर डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन पहुँच चुका है। आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर से देखी होगी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया कि जो बजट 2023 अब की बार लेटेस्ट वाला जो बजट है जो इस साल के लिए है, इसने कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेजर फोकस यहाँ पे किया गया है और ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। और जितना भी इन्वेस्टमेंट अब की बार बजट में किया है, ये केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएगा, साथ ही साथ में हमारी कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि हमने फोकस किया है बहुत सारे रोड्स के ऊपर में, अलग अलग यहाँ पर हाईवेज़ के ऊपर में। और जब ये इन चीज़ों को बनाया जाएगा ना, तो इससे बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो भी जनरेट होंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे, ऐसा बोला गया। तो बजट 2022-23 के अंदर में, यानी पिछले वाले बजट की बात की जा रही है। अभी जो मैंने पहले बात की थी वो बजट अब की बार वाली थी, लेटेस्ट की थी। लेकिन अब 2022-23 वाले बजट को अगर हम देखें तो इंडिया ने वहाँ पर भी एक मेजर फोकस किया था, किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन अब की बार वाले बजट के अंदर में थोड़ा सा हम लोगों ने सिमिलर अमाउंट रखा है, लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसी टारगेट के बेसिस पर अब की बार बजट में ढेर सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाने की चर्चा की गई है ना। कि हम लोग को 2025 तक एक 5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी को बनना है, 5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी को अचीव कर पाना है, जो कि अभी थोड़ी सी मुश्किल है। बट यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आया है अब की बार इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अब हम समझेंगे कि आखिरकार कितना कितना बजट की आपकी बार अनाउंस किया गया है। तो 2023-24 के अंदर में इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आपको पता होगा। बजट मैंने आपको पढ़ाया है 2 फरवरी को, उसका वीडियो जाकर देख लेना, आपको बजट बहुत अच्छे से क्लियर शब्दों में समझ में आ जाएगा। मैंने छोटी छोटी टर्म्स वहाँ पे समझाई हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली आप कह सकते हो एक ऐसा पैसा जो कि लगा दिया और हमने यहाँ पर उससे एक एसेट बना लिया, ठीक है ना, एक एसेट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल रोड बना ली, है ना, कहीं पर हमने कोई बिल्डिंग बना दी, सरकार ने यहाँ पर कोई काम कर दिया, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक एसेट क्रिएट कर लिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर हम इसको देखें तो साल 2022 से इसमें, यानी पिछले साल और साल 2014, तो इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो एक बहुत बड़ा गैप है। जैसे साल 2014 में हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, उसका केवल और केवल 1.7% हम लोगों ने खर्चा था अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। कब? साल 2014 में। लेकिन साल 2022-23 में, यानी आज के समय में, कुछ इतने लंबे समय बाद, हम लोगों ने लगभग 2.9% जो है ना, वो अब की बार खर्चा है अपने किसके ऊपर में? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। तो हमारे जीडीपी का 2.9% अब 2022-23 के अंदर में खर्चा गया था। तो पहले साल की कंपैरिजन, 2014 की कंपैरिजन में अब देखोगे तो बहुत सारा पैसा खर्चा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसा यहाँ पर बोला गया। देन ये तो बात हो गई सर 2022-23 की और 14 की। अब बात करो लेटेस्ट वाले बजट की। तो जो साल 2023-24 वाला बजट है ना, यहाँ पर हमने एक और बहुत बड़ा अमाउंट अनाउंस कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे, आपकी बार बजट में अलोकेट किया गया है। मतलब हमारी जीडीपी का 3.3% हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चेंगे। मतलब आप कह सकते हो 2019 से 3 गुना ज़्यादा इस साल पैसा खर्च जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। तो अभी तक का एक लार्जेस्ट अलोकेशन है। अब इसमें से भी हम लोगों ने किन किन बॉडीज़ के ऊपर मेजर काम किया है, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। इन 10 लाख करोड़ में से सबसे ज़्यादा पैसा, इवन 2.4 लाख करोड़ केवल और केवल रेलवे पर खर्चा जाएगा, ऐसा कह सकते हो। 2013-14 के कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा पैसा अब की बार खर्च करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंदर में आप देखोगे तो 36% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर भी जो बजट है आपकी बार का, वो लगभग 2.7 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा।
तो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ में भी ढेर सारा पैसा हम लोग खर्चने वाले हैं। देन हमने क्या कर दिया, जो है हमारे स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकार हैं, उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन को भी बढ़ा दिया है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया, ऐसा बोला गया। 50 साल के लिए वो इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं, इस चीज़ को एंकरेज कर दिया गया है। इसके लिए भी यहाँ पे 1.3 लाख करोड़ रुपए रखे जाएंगे ताकि इन स्टेट्स को लोन दे सकें, और 50 साल तक यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इन 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो लोग भी क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, अलग अलग हमारी स्कीम्स हैं, उसके बाद में अलग अलग यहाँ पे मैंने आपको बताया ना प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उसमें भी पैसा अनाउंस किया गया है। जैसे कि पीएम आवास योजना, जहाँ पे लोगों को घर देने के बारे में चर्चा की जा रही है, तो पीएम आवास योजना में भी लगभग 66% तक अलोकेशन किया गया है। मतलब खासकर हम लोग बात करें तो अलोकेशन जो किया गया है ना यहाँ पर, ये रूरल वर्कर्स को सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। फिर उसके बाद में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो ये तो हमने समझ लिया कि इस बार क्या क्या होने वाला है। अब राइटर बोलते हैं कि देखो इन सब मामलों में ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा हमें काम करने की आवश्यकता है। तो उन चैलेंजेस को फटाफट देखते हैं। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे पहला चैलेंज है वो है लैंड एक्विजिशन का। यानी कहीं पर अगर आपको कुछ बनाना है, रेलवेज़ बनाना है, रेलवे की लाइन बनानी है, कुछ बनाना है, तो उसके लिए आपको ढेर सारा जो लैंड है वो चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है। अब ज़मीन एक्वायर करोगे तो मान लो वहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, आसपास कोई लोग रह रहे हैं, तो उनको हटाना पड़ता है ना, कुछ कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, तो वो सारे इश्यूज़ अलग क्रिएट होने लगते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम होती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है फंडिंग की, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ढेर सारा पैसा आपने चाहिए होगा, है ना, और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमारी सरकार है ना, उनके पास में प्रॉपर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हर्डल्स जो है नज़र आने लगते हैं फंडिंग में। फिर उसके बाद में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आज के समय पर दुनिया भर में आ चुकी हैं, लेकिन इंडिया अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मामले में टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पीछे है, इतने एक्सपर्ट्स हमारे पास में नहीं हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हम लोग फेस करने वाले हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो है इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं, जो काम करेंगे, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनके पास में प्रॉपर इतनी स्किल्स नहीं है ना। हमारे पास में स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, पहली चीज़ तो यही है। जो वर्कर्स हैं प्रॉपरली, वो जो स्किल वाले वर्कर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है ना। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर नुकसानदायक एक इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिर है एक लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे हेल्थ केयर हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बट यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं मिल पाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन इनएडिक्वेट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर एक प्लानिंग आपके पास में अच्छी नहीं है कि कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, तो कहीं ना कहीं उसके आप कह सकते हो अकॉर्डिंग भी हमारा काम जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जब तक आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं होगी। तो एक अच्छी प्लानिंग ना होना और वही आपने जो गंदी सी प्लानिंग की थी ना, उसी को ही लागू कर देना, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। देन उसके बाद राइटर मेंशन करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है खुद डिजिटल डिवाइड। यानी अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में प्रॉपर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं, या अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इंटरनेट की दुनिया के साथ में कनेक्टेड ही नहीं है ना। काफ़ी बड़ा डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा। गांव के अंदर अभी सभी लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन्स अभी अवेलेबल हैं भी नहीं, कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिवाइड सा नज़र आएगा, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। दूसरा साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। अब जिसके पास में है टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहा है। डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, हर चीज़ में यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी जैसी फ्रॉड का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। यानी कि आपके साथ में जो साइबर अटैक वगैरह आपके ऊपर वो हो सकता है, यानी कि आपका जो डेटा वगैरह वो निकाला जा सकता है ना, आपका अकाउंट खाली किया जा सकता है। ऐसा होता रहता है लोगों के साथ में, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो राइटर ने ये मेंशन किया कि ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे, भले ही पैसा लगा रहे हो लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी राइटर खुद देते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। पहली चीज़ तो आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना होगा। जैसे कि जो हमारे वर्कफोर्स है ना, उसको और प्रोडक्टिव बनाना होगा।
इंडिया के अंदर में मोर्टिलिटी रेट को कम करना होगा। जो आज के समय पर लोगों की जान जा रही है उसको कम करना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जान जा रही है उसको कम करना होगा। उसके लिए आपको हेल्थ सेक्टर को थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। लोगों को एजुकेशन देनी होगी, लोगों के अंदर में स्किल्स को डेवलप करना होगा, एक अच्छा खाना देना होगा जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। पहला काम तो हम लोग को यहाँ पर ये करना है। ये जो फैक्टर्स है कहीं ना कहीं इंडिया के केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, पूरे के पूरे इंडिया को डेवलप करने का काम करेंगे। हॉलिस्टिक इकोनॉमी और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। दूसरा जो हमें कदम उठाना चाहिए वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर। ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। जो हमारी सरकार है वो क्या कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर काम कर सकती है ना। प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर पैसा खर्च करो, डिज़ाइन करो, कंस्ट्रक्ट करो। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो दो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी दोनों को एक दूसरे की। देन तीसरा यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है वो है इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो सरकार है वो क्या कर सकती है, ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है ना, जो ही हम लोगों ने प्लानिंग की है, एक अच्छी प्लानिंग बनाकर उसको लागू कर सकती है। और प्लानिंग ऐसी बनाओ जिसमें आप इंश्योर कर सको कि जो प्रोजेक्ट है वो समय पर कंप्लीट होगा और साथ ही साथ में यहाँ पर जो बजट है उसके अंदर अंदर प्रोजेक्ट रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और जब पैसा लगना स्टार्ट होता है पानी की तरह बह जाता है। इतना सारा पैसा लगने के बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना हो, आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो, सब कुछ हिसाब से चले तो वो ज़्यादा मैटर करेगा, आपके रिसोर्सेज को भी बचाने का काम करेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया एक और सोल्यूशन, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। यानी कि जो भी यहाँ पर नए नए तरीके हैं, नए नए आविष्कार जो आपको देखने को मिलेंगे वो हमें करना होगा। सरकार को नए नए फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को यहाँ पे लाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लेकर आने होंगे, है ना। सरकार क्या कर सकती है, बॉन्ड जारी कर सकती है। यानी ये बॉन्ड पब्लिक में बांट सकती है, पब्लिक से उसके बदले में पैसा ले सकती है और उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके वहाँ से पैसा कमा सकती है। फिर कमा कर पब्लिक को वो पैसा रिटर्न कर सकती है सूद समेत ब्याज के साथ में। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। देन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सरकार क्या कर सकती है, एफडीआई को इंक्रीज़ कर सकती है। बाहर से जो विदेश के कुछ लोग हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। देन उसके बाद में एक पर्टिकुलर स्टेप आता है बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल का। सरकार क्या कर सकती है, ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकती है। मतलब कैसे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो आपकी लेबर है वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर काबिलियत है ना। तो उस लेबर को आप और ज़्यादा स्किलफुल बना सकते हो, उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो, उसको यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करवा सकते हो, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ज़्यादा इंप्रूव होगा जब हमारी लेबर्स भी बहुत अच्छी तरीके से स्किलफुल होगी तो, है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। इस प्रकार से हम लोग काम करके कहीं ना कहीं अपने सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। बाकी लोगों की स्किल वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है ढेर सारी जो स्कीम्स है वो सरकार चला रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे एक स्कीम का नाम है स्किल इंडिया। देन उसके बाद में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ये कुछ इनिशिएटिव्स जो कि हमारी सरकार ने ऑलरेडी उठा रखे हैं ताकि हम लोगों को और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छी तरीके से जो चीज़ है वो क्लियर हो चुकी होगी। एडिटोरियल काफ़ी काम का था तो आप लोग बता सकते हो ऐसे ही, क्योंकि आज का डिस्कशन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना, रोज़ाना के हिसाब से। क्योंकि रोज़ाना कुछ चीज़ें रिपीटेड हो जाती थी, लेकिन रिपीटेशन करना भी ज़रूरी होता है, रिविजन करना ज़रूरी होता है ना। तो वो तो आपका रहेगा, मतलब बीच बीच में जब आएगा काम का तो रिपीट मैं करता रहूँगा, डोंट वरी। लेकिन उसके साथ साथ आपका आज का सेशन कैसा रहा, क्योंकि आज मैंने कुछ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के मिक्स कर दिए, आप मुझे बता सकते हो, है ना। इसी तरीके से मैं सेशन को आगे लेकर चल सकता हूँ। हालांकि कुछ आर्टिकल मैं कुछ मतलब सुबह से बैठकर कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, इकट्ठे तो मैंने इतने सारे आर्टिकल कर लिए थे, लेकिन जब मैं इकट्ठे कर लेता हूँ ना तो उसको मैं धीरे धीरे करके डिस्कस कर ही देता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ आज कुछ कल करके मैं इन वीडियोज़ में एडजस्ट कर दूँगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो लेकिन यह है कि जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ यार, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो आप ये इस चीज़ को लेकर अपनी राय जो दे सकते हो। बाकी मॉर्निंग वाले वीडियो में आपका मिक्स्ड एनालिसिस आ ही रहा है, मतलब मॉर्निंग वाला वीडियो प्योरली इंडियन एक्सप्रेस का नहीं है। काफ़ी लोग समझते हैं वो प्योर इंडियन एक्सप्रेस का है, नहीं। वहाँ पर मैंने आपको बताता भी हूँ स्टार्टिंग में, मैं एक स्लाइड लगा रखी है कि वहाँ पे मिक्स एनालिसिस है, वो PIB, डाउन टू अर्थ, इन सब जो भी हमारे सोर्सेस हैं उनका मिक्सचर होता है, ठीक है ना। बाकी वो कुछ आर्टिकल्स होंगे अलग अलग सोर्सेज के, वो उसमें भी इंक्लूड कर दिया करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ज़्यादातर लोग मेरे जो चैनल पर हैं वो इसी वीडियो को देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं सर दोनों वीडियोज़ को मर्ज कर दो। दोनों वीडियोज़ को मर्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन भी होंगे। तो मैं कुछ ऐसे अलग से आर्टिकल ऐड कर दिया करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। आप अपनी राय भी दे सकते हो। चलो अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है ना, आज एडिटोरियल थोड़ा इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से निकाल दिए हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे,
ये एडिटोरियल के जो पॉइंट्स हैं ये सारे मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप आज आपको एडिटोरियल के अंदर से पॉइंट्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वही यहाँ पर पढ़ सकते हो या रीड कर सकते हो, काम की चीज़ें निकाल दी गई हैं। ठीक है, चलो जो ये नेक्स्ट एडिटोरियल है ये लिखा गया है पुलापरे बालाकृष्णन साहब के थ्रू। ये भी बजट के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये बजट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार बजट में इतना अच्छा काम नहीं किया गया आपकी बार, जिस प्रकार से हमने सोचा था। हम लोग हर चीज़ पर ग्रोथ को लेकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब बेरोज़गारी की बात आती है तो कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं की गई है ना। तो उस चीज़ के बारे में राइटर ने मेंशन किया है, आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं रेलिवेंट पॉइंट्स को। तो इन्होंने मेंशन किया है इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इन अ डिस्टोपिया, यानी कि इंडिया को एक देश में, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे देश होते हैं जो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उस तरफ यहाँ पे नहीं बढ़ना है। इंडिया को यहाँ पर एक तबाह देश की तरह ग्रो करने से बचना होगा। अब ग्रो करने से कैसे बचना होगा मैं आपको समझाऊँ, तबाह क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहना है इनका। कि एक तरफ यहाँ पे सब जगह दुनिया भर में चर्चा की जा रही है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुँच चुकी है, हम लोग 5 ट्रिलियन तक बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, इस प्रकार की खबरें चलती हैं एक तरफ। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मेजर पॉइंट्स है बेरोज़गारी वाले, ये कोई मेन पॉइंट्स हैं, उसके बारे में राइटर बोलते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। ये जो इंडिया की ग्रोथ की बात की जा रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा चर्चा कर रही है, क्योंकि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही फ़ायदा है। जो ये अमेरिका है, ये सारे देश हैं, इनका ही मेन फ़ायदा है अगर ये इंडिया को उस प्रकार से बोलती हैं। तो क्या फ़ायदा है वो सब इन्होंने समझाया, डिस्कस करते हैं। तो राइटर सबसे पहले यहाँ पर ये बोलता है कि देखो रिसेंटली जो है ना हमारा बजट आता है, और बजट जैसी आया, दुनिया भर में बजट की जब चर्चा की गई तो दुनिया भर से तारीफ़ें आई। दुनिया भर से यहाँ पर आप कह सकते हो इंग्लिश मीडिया की साइड से भी, जो बाहर की मीडिया है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी तारीफ़ें की हैं, हाँ इंडिया आपकी बार काफ़ी सारा पैसा खर्च करेगा, बजट काफ़ी अच्छा है ना। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि जब आप लोग बजट को देखोगे, काफ़ी सारे लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है बजट, है ना, लोग प्रेज़ भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है। तो इस प्रकार से बजट कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो राइटर ने यहाँ पर मेंशन की है कि जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने यहाँ पर फोकस किया कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर में। साल 2019 में जब री इलेक्शन होता है ना, उसके बाद इन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि 24-25 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको अचीव करवा देंगे। इंडिया को 5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बना देंगे, ये इनका टारगेट था। लेकिन अब धीरे धीरे समय आ चुका है, 2023 में आ चुके हैं, 1 साल और रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा गोल है वो अभी बहुत बहुत दूर है, उसको अचीव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर राइटर के हिसाब से ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है। अब ये बोलते हैं कि पिछले कुछ समय में, आज से कुछ महीने पहले एक बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को ओवरटेक कर दिया है, यानी ब्रिटेन को ओवरटेक करके भारत दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इस प्रकार की बातें काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी, है ना। इससे काफ़ी सारे लोगों की आत्मा को शांति मिली, यार इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यहीं तक लोग सीमित हो गए, है ना। अब सीमित हो गए तो जो हमने टारगेट सेट कर रखे हैं उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ने से आज के समय पर हम लोग थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं। आगे देखोगे तो ये बोला गया कि साल 2022 में लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इन्होंने यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे बताई हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि इंडिया 2035 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगी। 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं 10 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और 2037 तक 2037 तक भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ में यहाँ पर इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है। लेकिन पता ये सारी बातें कहाँ से की जा रही हैं, ये सारी बातें कौन बोल रहा है? ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ बोल रही हैं। जितनी भी वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, यही बातें यहाँ पर मेंशन कर रही हैं, ठीक है ना। जो हमारे आसपास के देश हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या होता है, एक इंडियन फाइनेंशियल डेली जो है ना, इन्होंने एक कुछ चीज़ें कैलकुलेट की हैं, और कैलकुलेट करके इन्होंने ये बताया कि साल 2047 तक यानी 2047 तक क्या होगा, इंडिया नंबर 1 कंट्री होगा दुनिया भर में 2047 तक, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर कुछ चीज़ों के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया गया 2047 तक इंडिया नंबर 1 कंट्री होगा। और ये कोई ड्रीम नहीं है, बिल्कुल रियलिटी होगी। लेकिन ज़्यादातर काम केवल और केवल ये वेस्ट कंट्रीज़ ही ये बातें मेंशन कर रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों मेंशन कर रही हैं? तो राइटर बोलता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, खुद का यहाँ पर इसमें फ़ायदा है। इंडिया यहाँ पे अगर ग्रो करेगा, इंडिया अगर दुनिया भर के स्टेज में राइज़ करेगा है, तो इसका अटेंशन यहाँ पर दुनिया भर में जा रहा है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और वेस्टर्न कंट्रीज़, पहली बात मतलब इतनी क्यों तारीफ़ें करी, उनका क्या फ़ायदा है? तो पहला फ़ायदा
यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, हमारा एक ऐसा देश जो कि एक समय पर बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, लोग भूख से मर रहे थे, हालात बहुत बुरे थे, खाने को अनाज नहीं था देश के अंदर में, वहाँ से यहाँ तक पहुँचना, एक सफ़र तय करना, आप कह सकते हो मतलब कि गूज बम्स क्रिएट हो जाते हैं इन बातों को सोचो कि कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन दूसरा यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इंडिया ना रिलेटिवली दुनिया में एक रेयर डेमोक्रेसी है। रेयर वर्ड है मतलब बहुत कम ही से ऐसे देश होते हैं जो कि दुनिया की पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमारे पास में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब यानी लोगों ने अपने हिसाब से वोट देकर अपने पसंद की सरकार को बैठा रखा है। तो वो चीज़ इतने बड़े आबादी वाले देश के साथ में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ को मेंटेन कर रखा है। अब जितनी भी कंट्रीज़ है वेस्टर्न साइड में वो भी सारी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं यहाँ पर एक आप कह सकते हो अपना ग्रुप की तरह देख रही हैं इंडिया को, लेकिन यहाँ पर उनका फ़ायदा भी है इसमें। अब फ़ायदा क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या करेंगी, जैसे जैसे देख रही हैं इंडिया की ग्रोथ बढ़ती जा रही है और पुश करेंगी, और उसमें इंडिया में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है ना, आप क्या करोगे, ढेर सारा पैसा वहाँ से आएगा, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कहोगे ये तो अच्छी बात है ना, इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है भाई? जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है वो लगातार इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है ना, या फिर मान लो कोई शेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर में, वो शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है ऊपर, और आपने यहाँ पर बीच में पैसा लगा दिया इसमें, और तब भी वो शेयर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रिटर्न भी तो उतना ही मिलेगा ना, पैसा भी तो उतना ही मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में है कि वो पैसा तो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर में, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी और लगातार ग्रो कर रही है, और आगे अभी बहुत टाइम पीरियड है, अभी 20 सालें ग्रो करते करते यहाँ पे इंडिया लगातार ग्रो करेगा। तो अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा वो पैसा इंडिया के अंदर में, ताकि आगे एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल सके उन लोगों को। ठीक है ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिसके बेसिस पर ये चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं, और इसके बेसिस पर क्या हो रहा है, हम अपने कंट्री में जो जॉब है इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए था। अब राइटर उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि लेट सिंपली एज्यूम, आप ऐसा एज्यूम कर लो, मान लो कि इंडिया जो है ना ग्रो कर जाता है, और इंडिया की इकोनॉमी आने वाले 15 सालों में 10 ट्रिलियन की हो जाती है, इंडिया 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता है 15 सालों में। लेकिन ये बताओ, हम केवल इकोनॉमी बन गए इतने बड़े साइज़ की, और देश में एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार लोगों को मिला नहीं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ नहीं, तो ये बताओ, जब लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों के पास में रोज़गार नहीं रहेगा, और आप बता रहे हो कि हाँ इंडिया यहाँ पर एक 10 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बन चुका है, तो उसका क्या फ़ायदा? ये एक वर्स्ट सिनेरियो माना जाएगा, सबसे बदतर सिनेरियो माना जाएगा किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर राइटर बोलते हैं कि देखो, ये जो बातें हो रही हैं कि इकोनॉमी की, इस इकोनॉमी के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बेरोज़गारी है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत किया, उस बजट की स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के बारे में कहीं पर भी मेंशन कुछ भी नहीं किया गया था। सरकारी डेटा ने लगभग यहाँ पर साल 2022 के बीच में शो ये किया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन मिल्स के अंदर में, जो शहर के अंदर यहाँ पर लोग हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब पिछले 10 सालों में आप देखोगे तो अभी के समय पर साल 2022 में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा पहुँच गई थी। इवन यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के साइड से, इन्होंने ये दिखाया कि दिसंबर 2022 ये महीना था जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस आप देख पाओगे ये काफ़ी ज़्यादा कम थे साल 2016 के कंपैरिजन में। मतलब साल 2016 को और दिसंबर का 2022 ये इसको कंपेयर करोगे दोनों का, तो काफ़ी ज़्यादा कम नंबर में लोग आज के समय में यानी दिसंबर 2022 में लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, वो नंबर काफ़ी कम था, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ समय पर वो सजेस्ट ये करता है कि इंडिया डेफिनेटली आगे ग्रो कर सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकता है, लेकिन जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तब तक इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप फास्टली ग्रो करो कोई बात नहीं, वो आपके लिए जो कंफर्ट होगा ना वो एक खतरनाक कंफर्ट हो सकता है। अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं राइज होती हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, लोगों को रोज़गार जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद राइटर मेंशन करते हैं कि देखो कि बहुत कम पॉलिसीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं आज के समय पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रही हैं, रोज़गार देने की बात कर रही हैं। इवन यहाँ पर ये बोलते हैं कि आज के समय पे स्पेशली बात करें तो हमारे पास में कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, ना ही केंद्र सरकार के लेवल पर ना ही राज्य सरकार के लेवल पर कोई भी यहाँ पे रोज़गार वाली पॉलिसीज़ आज के समय पर अवेलेबल नहीं है जो कि लोगों को रोज़गार दें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के बारे में। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को लेकर मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पहला वाला एडिटोरियल डिस्कस किया था ना, वहीं पर इसके बारे में आपको बता दिया था
कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, राइटर बोलते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन ऐसे आंख बंद करके भी ऐसा इन्वेस्टमेंट या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नुकसान हो। पिछले कुछ समय पर ऐसा हुआ है। राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की है सरकारों ने, उत्तराखंड के अंदर में या केरला के अंदर में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इससे प्रॉब्लम्स क्या हुई, लैंडस्लाइड, ये वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। अभी उत्तराखंड का अंदर आपको जोशीमठ का पता होगा क्या हालात हुए, बहुत सारा जो एरिया धंसते गए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। कुछ एरियाज़ है वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जब टूरिज़्म बढ़ रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, उस एरिया को भी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया लोगों ने। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसके ऊपर यानी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपको चीज़ों को अच्छे से प्लान करके फोकस करना होगा। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। राइटर बोलते हैं कि देखो जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो अक्सर दिखाई देती है ना, ठीक है, आप ग्रोथ सही है, ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बिना रोज़गार की, बिना गरीबी को मिटाए यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। तो साइज़ जो है बिल्कुल वैल्यूएबल है, लेकिन मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तब वैल्यूएबल है जब लोगों का वेलबींग अच्छा हो, लोगों का कल्याण हो रहा हो वहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। जो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सब समझ में आ चुका है, जॉब्स एंड इकोलॉजी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये सब मामला क्या है। अब देखो यहाँ पर एक एडिटोरियल और है, एडिटोरियल हमारे काम का नहीं है। अच्छा, काम का क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है सर रेपो रेट की, और कल ही मैंने आपको फ्रंट पेज पर पहला ही आर्टिकल रेपो रेट के बारे में समझाया था, याद आ रहा होगा, है ना। तो आप कल वाला आर्टिकल, कल वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस ओपन करो, वहाँ पे आप फ्रंट पेज पर उस आर्टिकल को कवर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल हमारा बात करता है एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। यहाँ पे दो राइटर हैं, इनका मेंशन किया हुआ है जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिया फ्रांस की जो पार्टनरशिप वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, इसको आगे और ग्रो करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि इंडिया और फ्रांस के 25 साल इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को पूरे हो चुके हैं। तो 25 साल की पार्टनरशिप दोनों देशों की पूरी हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर ये रेलिवेंट है। और आप देखोगे फ्रांस भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फ्रांस एक इमर्जिंग ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के साथ में। 2021-22 में फ्रांस और इंडिया का जो व्यापार है वो $12.42 बिलियन का था, $12.42 बिलियन का, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। देन उसके बाद इन्होंने बताया कि फ्रांस क्या है ना, इंडिया में एक इन्वेस्टर के मामले में 11वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जो बाहर से पैसा आ रहा है उस मामले में फ्रांस 11वें नंबर पर आने वाला देश है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आने वाले समय पर यह इन्वेस्ट और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इवन अप्रैल 2000 से लेकर जून 2022 यानी इन 22 सालों में आप देखोगे तो लगभग $10.31 बिलियन का फ्रांस हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि दोनों देशों के अभी 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से दोनों देश चर्चा में हैं। आओ दोनों के इंपॉर्टेंट रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही बताया गया कि किस प्रकार से इनके मैरीटाइम टाइज हैं, किस प्रकार से यहाँ पर अभी ये सबमरीन्स वगैरह को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया फ्रांस के रिलेशन में मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर इनकी अभी ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। दूसरा आता है फ्रांस, पता है इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने, आपको पता होगा, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था 1998 में। उस समय सारे देश भारत के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। यहाँ पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे इंडिया के ऊपर, लेकिन क्या होता है, फ्रांस उस समय कुछ छोटी मतलब कुछ कम कंट्रीज़ थी ऐसी जो भारत को सपोर्ट कर रही थी इस मामले में। तो उन कंट्रीज़ में फ्रांस भी एक ऐसा देश था जो कि इंडिया के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था, जो हमने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी, तो फ्रांस हमें सपोर्ट कर रहा था। दूसरा, इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर आज के समय पर क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को लेकर इसको निपटने के लिए यहाँ पर दोनों से मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो कश्मीर का इशू है ना, उसमें फ्रांस जो है भारत के साथ में खड़ा रहता है। फिर आता है एक रेलिवेंट पॉइंट, दोनों देशों के बीच में कुछ अलग अलग प्रकार के अभ्यास होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखो उन अभ्यास के बारे में राइटर ने मेंशन किया हुआ है, तो ये अभ्यास एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो दोनों देशों की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति। दोनों देशों की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज वरुण। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज गरुण, ठीक है ना। हाल ही में क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स ने, आपको पता होगा, जो राफाल जेट्स हैं वो भी यहाँ पर फ्रांस से परचेज़ किए हैं। तो फ्रांस से हम लोगों ने राफाल फाइटर जेट्स को परचेज़ किया, ठीक है। वो सारी पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में इंडिया जो है ना कहीं फ्रांस के साथ में जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो परचेज़ कर रहा है। बहुत सारी सबमरीन्स हम ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं। आज के समय पर इंडिया के पास में काफ़ी सारी सबमरीन हैं जो कि फ्रांस ने बनाकर इंडिया को दी हैं। फ्रांस के सपोर्ट से हम लोग को मिल पाई हैं।
बाकी दोनों देशों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इसको लेकर हम काम कर ही रहे हैं। दोनों देशों का मेन एजेंडा क्या क्या है? इनका काम है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, जो लगातार पोल्यूशन हो रहा है इसको टैकल करने का इनका एक मेन एजेंडा है। दूसरा, हमारे एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और मेजर काम कर सकते हैं, कैसे आतंकवाद से टैकल कर सकते हैं, कैसे जो साइबर अटैक हो रहा है इसको हम लोग रोक सकते हैं, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ये मेजर ग्लोबल एजेंडाज हैं यहाँ पर इन दोनों देशों के, ये आपको ध्यान में रखना है। इवन आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सुना होगा जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ये पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी को भी यहाँ पर बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के थ्रू, दोनों ने मिलकर बनाया था। दोनों देश आज के समय पर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर ढेर सारे इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं, ढेर सारी तरीके से अलग अलग तरीके से काम कर ही रहे हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार के इंडिया फ्रांस के बीच में रिलेशंस देखने को मिलते हैं। राइटर बोलते हैं कि इन दोनों के रिलेशंस के बीच में और ज़्यादा पोटेंशियल है। ये मैं आपको बता चुका हूँ किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, साथ ही साथ में अभी ये ब्लू इकोनॉमी को लेकर भी काम करेंगे, यानी कि समुद्र के मामले में दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, वहाँ पे टाइज को इंप्रूव करने वाले हैं। इवन जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वहाँ पर सिक्योरिटी को बना के रखना है ना, एक सिक्योरिटी को बना के रखने के लिए फ्रांस जो है भारत को सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। तो इनका कोलैबोरेशन आने वाले समय पर और ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है इंडिया के लिए, वो बात यहाँ पर राइटर ने मैंशन की है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का लास्ट एडिटोरियल, ठीक है। तो ये थे सारे एडिटोरियल्स। आई होप गाइज आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा। बाकी अपने आप सजेशन दे सकते हो किस चीज़ को लेकर, जो मैंने आपसे बोला। नेक्स्ट कुछ आर्टिकल्स अलग से भी डिस्कस कर लिया करेंगे इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ये हमारा डेली न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस हो जाएगा तब, ठीक है। चलो अब फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था, कौन सी फसल है जिसमें सबसे कम पानी में सबसे बेहतर तरीके से वो ग्रो कर सकती है? तो इसका ऑप्शन है शुगर केन। गन्ना यहाँ पर सबसे कम पानी में यहाँ पर बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है, ठीक है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।